नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, कल से हमने नर्वस सिस्टम की शुरुआत कर दी थी। नर्वस सिस्टम को हिंदी में कहा जाता है तंत्रिका तंत्र। मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली में नर्वस सिस्टम क्या है। नर्वस सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल व कोऑर्डिनेट करता है। फिर मैंने आपको बताया था कि नर्वस सिस्टम 3 प्रकार का होता है। पहला होता है CNS अर्थात सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हिंदी में कहा जाता है बेटा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर के बना होता है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि CNS ही हमारे सिलेबस में है। हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा वो CNS से ही पूछे जाते हैं। दूसरा आता है PNS यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अर्थात परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें हमने क्रेनियल नर्व्स और बेटा स्पाइनल नर्व्स के बारे में पढ़ा था। टोटल हमारे शरीर में 43 जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती है। तीसरा हमने पढ़ा था ANS यानी कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, हिंदी में कहा जाता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसमें हमने अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और बेटा प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र के बारे में डिटेल में पढ़ा था। गाइज, मैं आपको बता दूं, आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले हमारे जो सिलेबस में है वो CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। हमारी एग्जाम में चाहे वो कोई सी भी एग्जाम हो, रेलवे, SSC, NDA, PCS, नीट, पटवार, पुलिस, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में CNS से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और CNS में हम हमारे ब्रेन के बारे में और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ते हैं। बेटा, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ब्रेन की लोकेशन और ब्रेन के डायग्राम के बारे में। एक्चुअली में ब्रेन का डायग्राम किस तरीके का होता है और आपका ब्रेन कहाँ पर उपस्थित होता है, ओवरऑल सारी की सारी ही चीजें आपको समझ में आ जाएगी। बस ये क्लास आपको शुरू से लेकर के एंड तक देखनी है। बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ाने वाला हूँ। चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। हेडिंग लगा लीजिए बेटा, नर्वस सिस्टम अर्थात तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम अर्थात तंत्रिका तंत्र। मैंने आपको बताया था सिस्टम तंत्र क्या होता है। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ऐसे अंगों का समूह जो एक जैसे कार्य करते हैं, ऐसे अंगों के समूह को सिस्टम कहा जाता है। और नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल व कोऑर्डिनेट करता है। इतनी बात क्लियर है। मैंने इसके 3 पार्ट पढ़ाए थे, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तीसरा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। हमारे सिलेबस में जो है बेटा वो है भैया CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेटा CNS के बारे में यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। देखिए, हेडिंग लगाना है आपको CNS। इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम अर्थात केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। देखिए, नाम से स्पष्ट हो रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बेटा, ये ऐसा नर्वस सिस्टम होता है जो आपके शरीर के बिल्कुल सेंटर में उपस्थित होता है, बिल्कुल मध्य में उपस्थित होता है। और ये किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है? तो आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर के बना हुआ होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस किस से मिलकर के बना हुआ होता है, तो आपका ब्रेन, जिसे आप हिंदी में मस्तिष्क कहते हो, इस मस्तिष्क से, और दूसरा होता है बेटा स्पाइनल कॉर्ड, जिसे आप हिंदी में मेरुरज्जु कहते हो, मेरुरज्जु कहते हो। इन दोनों से आपका बेटा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बना होता है। याद रहे, इस नर्वस सिस्टम, इस तंत्रिका तंत्र वाले चैप्टर में हम बेटा डिटेल में CNS को ही पढ़ते हैं। हम हमारे ब्रेन के बारे में और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में ही पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में बेटा जो क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से ही आते हैं। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए, वहां से आपको यह समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, एक्चुअली में है क्या नर्वस सिस्टम, और ये नर्वस सिस्टम कितने प्रकार का होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या है। ये सारी की सारी ही चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। कहने का मतलब ओवरऑल ये चैप्टर की समझ आपको वहां से आ जाएगी पहले वाले पार्ट से।
40 मिनट की क्लास है, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, मैंने कहा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपके ब्रेन से और आपके स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर के बना हुआ होता है। अब हम बात करते हैं डायग्राम की सहायता से। देखो बेटा, ये जो क्लास है इसमें मैं आपको सिर्फ समझाने वाला हूँ, लिखाना कुछ नहीं है। इस क्लास में सिर्फ आपको समझाना है। अब हम बात करेंगे कि ब्रेन एक्चुअली में हमारे शरीर में उपस्थित कहाँ होता है और स्पाइनल कॉर्ड हमारे शरीर में कहाँ उपस्थित होता है। दो डायग्राम बनाऊंगा। पहला डायग्राम में आपको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की लोकेशन बताने के लिए, और दूसरा मैं आपको ब्रेन के भागों के बारे में बताने के लिए दूसरा डायग्राम बनाऊंगा। इतनी बात क्लियर है? ओके। देखिए बेटा, सबसे पहले ब्रेन के बारे में बात करते हैं। ब्रेन को हिंदी में कहा जाता है मस्तिष्क। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भैया आपका ब्रेन कहाँ उपस्थित होता है, तो अलग अलग का अलग अलग आंसर होता है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि आपका ब्रेन बेटा आपके कपाल के नीचे उपस्थित होता है। कहाँ पे होता है भैया? आपके कपाल के नीचे। और कपाल के नीचे को इंग्लिश में कहा जाता है बिलो क्रेनियम। देखिए बेटा, ये जो बिलो होता है साइंस में इसका मतलब होता है नीचे। मैं कैमरे को थोड़ा इधर कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से अब दिखाई दे रहा है। बिलो क्रेनियम यानी कि कपाल के नीचे। अब बात आती है एक्चुअली में कपाल है क्या। तो बेटा मैं आपको बता दूं, ये जो कपाल होता है, ये कपाल 8 बोन से मिलकर के बना होता है, यानी कि 8 हड्डियों से मिलकर के बना हुआ होता है। अब ये 8 हड्डियां कहां पर होती है? तो भैया ये हमारे सिर में होती है, जो आपके ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती है। देखिए ये 8 हड्डी कौन कौन सी है? तो जब हम देखते हैं तो सबसे ये सामने वाली जो अस्थि होती है बेटा, इसका नाम होता है फ्रंटल। इसका नाम होता है फ्रंटल, और इसकी संख्या 1 होती है। जस्ट पीछे देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर होती है बेटा एक अस्थि जिसका नाम है ओसिपिटल। ओसिपिटल, इसकी संख्या भी 1 होती है। 2 हमारे कानों के पास होती है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इसका नाम है बेटा टेम्पोरल, जो हमारे कानों के पास होती है। इसकी संख्या 2 होती है क्योंकि हमारे दोनों कानों के पास होती है। 2 होती है बेटा यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। जहां पर माता पिता जब हम आशीर्वाद देते हैं हमें, तो हाथ रखते हैं यहाँ पर बेटा, दोनों तरफ होती है। इसका नाम होता है पेराइटल। इसकी संख्या भी 2 होती है। और 2 होती है बेटा यहाँ पर, एक का नाम होता है इथमोइड। इसकी संख्या भी 1 होती है, और दूसरे का नाम होता है स्पेनोइड। इसकी संख्या भी बेटा 1 होती है। टोटल आप देख सकते हो 1 1 2 2 2 4 2 6 और 2 8। ये 8 अस्थि मिलकर बेटा क्रेनियम का निर्माण करती है, कपाल का निर्माण करती है। और इसी कपाल के नीचे बेटा हमारा ब्रेन सुरक्षित रहता है। देखो, मान लीजिए मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूं। इतना अच्छा नहीं बन पाएगा डायग्राम, क्योंकि रफली डायग्राम है। क्योंकि हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं बेटा, वो डायग्राम से नहीं आते हैं, उनकी समझ से क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए यहां पर बता रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए ये आपके ब्रेन के चारों ओर जो कपाल की 8 हड्डी है उनका आवरण है, ठीक है। ये है बेटा आपका क्रेनियम, ये है भैया आपके क्रेनियम यानी कि कपाल। और ये कपाल इन 8 अस्थियों से मिलकर के बना हुआ होता है। लेकिन बेटा इस कपाल की 8 हड्डियों के नीचे, जस्ट नीचे आपका ब्रेन नहीं होता है। होता तो जस्ट नीचे है, लेकिन इससे पहले बेटा एक परत और होती है। और वो परत किसकी होती है? वो झिल्ली की परत होती है। एक झिल्ली की परत और होती है बेटा। और ये जो झिल्ली की परत पाई जाती है, इस झिल्ली की परत को कहा जाता है मेनेंजिस। ये मेनेंजिस मेम्ब्रेन होती है, जो आपके ब्रेन को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है। ये मेनेंजिस मेम्ब्रेन होती है, ये मेनेंजिस झिल्ली होती है, जो बेटा क्रेनियम के जस्ट नीचे होती है। और इसके बारे में बेटा हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये झिल्ली भी 3 परतों से मिलकर के बनी हुई होती है, ड्यूरामेटा, एरेक्नोइड और पिया मेटर।
कौन कौन सी? ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पियामेटर। और इन परतों के बीच में भी बेटा एक द्रव भरा रहता है जिसके बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। राजा राम मोहन राय की जो मृत्यु हुई थी, जिस बीमारी से हुई थी, उस बीमारी का संबंध इस मेनिंजिस मेम्ब्रेन से है। तो आपको डिटेल में आगे जब मैं मेनिंजिस मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ाऊंगा तब मैं आपको सारी चीज इसके बारे में बताने वाला हूँ। फिलहाल मैं आपको डायग्राम की सहायता से समझाना चाह रहा हूँ कि 8 हड्डियों का एक आवरण होता है जिसे कपाल कहा जाता है। इस कपाल के जस्ट नीचे बेटा एक झिल्ली का आवरण होता है और ये झिल्ली आपके ब्रेन को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है। और ये झिल्ली भी 3 परतों से मिलकर के बनी हुई होती है। उन परतों के मैं आपको नाम लिखवाने वाला हूँ। उन परतों के बीच में एक द्रव भरा रहता है, उस द्रव का नाम भी मैं आपको लिखवाने वाला हूँ। और बेटा इस झिल्ली के नीचे, इस मेनिंजिस झिल्ली के नीचे आपका ब्रेन बेटा यहाँ पर होता है। यहाँ पर आपका ब्रेन होता है, यहाँ पर आपका ब्रेन होता है। मैं लिख देता हूँ, ये आपका ब्रेन है भैया, ये आपका ब्रेन सुरक्षित रहता है। देखिए होता क्या है, हमारे सिर से बाल हटाइए, फिर स्किन आती है। स्किन को जैसे ही आप हटाते हो तो मसल्स आती है, यानी कि मांसपेशी आती है, मांस आता है। मांस को जैसे ही हटाओगे बेटा तो आपको एक क्रेनियम, ये जो कपाल होता है जिसे हम स्कल या खोपड़ी भी कहते हैं, ये बेटा कपाल की 8 अस्थियां आएगी। जैसे इन 8 अस्थियों को आप हटाओगे तो उसके नीचे बेटा आपको ये मेम्ब्रेन दिखाई देगी, ये मेनिंजिस मेम्ब्रेन दिखाई देगी। और इस मेनिंजिस मेम्ब्रेन को जब आप हटाओगे तब जाकर बेटा आपको ब्रेन दिखाई देगा। इतनी बात क्लियर है? तो इस ब्रेन के बाहर, इस ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी झिल्ली पाई जाती है? तो मेनिंजिस मेम्ब्रेन पाई जाती है। इतनी बात क्लियर है? और इस मेनिंजिस मेम्ब्रेन के बाहर 8 हड्डियों का एक आवरण होता है जिसे क्रेनियम या कपाल कहा जाता है। मैंने आपसे कहा था कि आपके ब्रेन की लोकेशन क्या है, तो आपके कपाल के जस्ट नीचे होती है। तो देखो बेटा, कपाल ने चारों ओर से इस ब्रेन को घेरा हुआ है, यानी कि आप कह सकते हो कि कपाल के नीचे आपका ब्रेन सुरक्षित रहता है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भैया। बिलो क्रेनियम, ये जो बिलो जो शब्द है बेटा, ये बायोलॉजी का टर्म है एक, जिसका मतलब होता है नीचे। जैसे कि साइंस में बेटा डोर्सल का मतलब होता है पीछे की ओर, ठीक वैसे ही बेटा ये जो बिलो शब्द है इसका मतलब होता है नीचे की ओर। इतनी बात क्लियर है? तो यहाँ पर आपका ब्रेन सुरक्षित रहता है। अब इस ब्रेन के आपके जस्ट, ये जो ब्रेन होता है, इस ब्रेन के जस्ट पीछे से यहां से एक मोटी सी नस निकली हुई रहती है बेटा, एक मोटी सी नस निकली हुई रहती है। आपके ब्रेन के पीछे से एक मोटी सी नस निकली हुई रहती है और इस नस को क्या कहा जाता है? इस नस को कहा जाता है भैया, इस नस को कहा जाता है स्पाइनल कॉर्ड। इस नस को क्या कहा जाता है? स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है, यानी कि भैया मेरु रज्जु कहा जाता है, मेरु रज्जु कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? और इस मेरु रज्जु को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस तरीके से आपकी जो बैकबोन होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, ये रीढ़ की हड्डी इसके चारों ओर दोनों तरफ इस तरीके से सुरक्षा प्रदान करती है, दोनों ओर लगी हुई होती है। ये होती है बेटा आपकी रीढ़ की हड्डी, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है बैकबोन। और इसकी संख्या कितनी होती है? तो बेटा छोटे बच्चों में तो ये 33 होती है और वयस्क में ये 26 होती है। इतनी बात क्लियर है? तो आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसे सुरक्षा प्रदान कौन कर रहा है? तो बेटा आपकी जो बैकबोन है, इस बैकबोन की ये जो 26 अस्थियां है, ये 26 अस्थियां बेटा आपकी ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो मेरुरज्जु होता है, इसको सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है? और ये बिल्कुल पीछे की ओर उपस्थित होती है, हमारे ब्रेन के पिछले वाले भाग से निकलती है, तो आपकी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल बीचों बीच में होती है। कौन? ये स्पाइनल कॉर्ड। और आपका ब्रेन होता है वो आपके कपाल के नीचे होता है। इतनी बात क्लियर है? याद रहे, ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ये लगभग 40 से 45 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये हमारी कमर तक आती है। कौन? ये स्पाइनल कॉर्ड। और इसकी लंबाई 40 से 45 सेंटीमीटर होती है। किसी को कोई परेशानी नहीं आता है? तो कुछ इस तरीके से बेटा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम 2 चीजों से मिलकर के बना होता है, आपके ब्रेन से और आपके स्पाइनल कॉर्ड से। ब्रेन जो होता है बेटा ये आपके कपाल के जस्ट नीचे होता है, मेनिंजिस मेम्ब्रेन में। मेनिंजिस जो मेम्ब्रेन होती है बेटा ये आपके ब्रेन को चारों ओर से सुरक्षा प्रदान करती है बाहरी आघातों से। और जो स्पाइनल कॉर्ड है इसे सुरक्षा प्रदान करने का कार्य कौन करता है? आपकी बैकबोन, रीढ़ की हड्डी करती है, जिसकी संख्या वयस्क में 26 होती है, छोटे बच्चों में 33 होती है।
तो बोलो बेटा, इतनी बात क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बेटा मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। देखो डायग्राम जो होता है वो प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता बेटा डायग्राम के बारे में। डायग्राम तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको उनकी लोकेशन अच्छे से समझ में आ सके। आशा करता हूं बेटा यहाँ तक की चीज आपको बिल्कुल कंप्लीट हो गई होगी, क्योंकि मैंने बिल्कुल आपको आसान भाषा में पढ़ाया है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको पर्सनली ब्रेन का डायग्राम बनाकर बताता हूं कि आपके ब्रेन के कौन कौन से पार्ट किस किस जगह पर उपस्थित होते हैं और यहाँ से भैया कौन कौन से क्वेश्चन निकल कर आते हैं। लेकिन ब्रेन के भागों के बारे में जानने से पहले आपको ब्रेन के भागों का नाम पता होना चाहिए। वो तो सबसे पहले हम हमारा जो मस्तिष्क होता है उस मस्तिष्क के भागों के बारे में चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? ओके भैया मिटा देता हूं, मिटा दूं? ओके, ये भी मिटा देता हूं CNS। अब देखिए बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, ब्रेन का सबसे छोटा भाग कौन सा है, ब्रेन का सबसे बड़ा उपभाग कौन सा है, ब्रेन का सबसे छोटा उपभाग कौन सा है, तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे। देखिए बेटा, अगर आप हमारे साथ पिछले 8 दिनों से 10 दिनों से जुड़े हुए हो और नर्वस सिस्टम की अब तक मैंने जितनी भी क्लासें करवाई अगर आपने वो सभी देखी है तो आपको बिल्कुल 1% भी कंफ्यूजन में नहीं होंगे। जो भी अभी तक मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, ये ब्रेन का सबसे बड़ा भाग, ब्रेन का सबसे छोटा भाग, ब्रेन का सबसे बड़ा उपभाग, ब्रेन का सबसे छोटा उपभाग, इन सभी के आप आंसर आपके दिमाग में चल रहे होंगे और आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हो बेटा इन सभी क्वेश्चनों के आंसर। एक साथ दे दीजिए कि ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, सबसे छोटा भाग कौन सा होता है, सबसे बड़ा उपभाग कौन सा है और सबसे छोटा उपभाग कौन सा है। इतनी बात क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, हम रहे आपको बताने वाले। देखिए बेटा, आपका जो ब्रेन होता है, आपका जो मस्तिष्क होता है, ध्यान से समझना, ब्रेन यानी कि मस्तिष्क, इस मस्तिष्क के बेटा 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं भैया? 3 भाग होते हैं। मैं आपको बहुत बार बता चुका। पहला भाग कौन सा है? तो पहला भाग है भैया फोर ब्रेन। इसे हिंदी में कहा जाता है अग्र मस्तिष्क। और बेटा ये ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है, ये ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है। किसी को कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। दूसरा भाग कौन सा है इसका? तो दूसरा भाग है भैया मिड ब्रेन। इसे हिंदी में कहा जाता है मध्य मस्तिष्क। और ये बेटा ब्रेन का सबसे छोटा भाग है, ये ब्रेन का सबसे छोटा भाग है। और तीसरे वाले भाग के बारे में हम बात करें तो ब्रेन का तीसरा भाग होता है बेटा हिंड ब्रेन। कौन सा होता है? हिंड ब्रेन यानी कि पश्च मस्तिष्क। ये सबसे आगे वाला ब्रेन का भाग होता है, ये बीच वाला होता है और ये पिछला वाला भाग होता है। नाम से स्पष्ट हो रहा होगा कि ये अग्र भाग है, ये मध्य भाग है और ये पश्च भाग है। तो ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा हुआ? अग्र भाग से इंग्लिश में कहते हैं फोर ब्रेन। और आपके ब्रेन का बीच वाला भाग यानी कि सबसे छोटा भाग कौन सा है? मिड ब्रेन है यानी कि मध्य मस्तिष्क है। किसी को कोई परेशानी यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखिए बेटा, फोर ब्रेन जो होता है वो आगे जाकर के 3 उपभाग में बटा हुआ होता है। ये 3 उपभाग कौन कौन से हैं? तो पहला है बेटा थैलेमस, दूसरा होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, और तीसरा होता है सेरेब्रम, जिसे प्रमस्तिष्क कहते हैं, जिसे भैया प्रमस्तिष्क कहते हैं। याद रहे बेटा, मिड ब्रेन का कोई उपभाग नहीं होता है और जो हिंड ब्रेन होता है ये भी बेटा, इसके भी 3 उपभाग होते हैं। पहला होता है पोन्स वेरोलाई, पोन्स वेरोलाई, दूसरा होता है MO जिसे आप मेडुला ओब्लोंगाटा कहते हो, जिसे आप क्या कहते हो? मेडुला ओब्लोंगाटा कहते हो। और तीसरा होता है बेटा
सेरेबेलम, जिसे आप अनुमस्तिष्क कहते हो। याद रहे बेटा, जो सेरेब्रम होता है, जो प्रमस्तिष्क होता है, ये सबसे बड़ा उपभाग है ब्रेन का। ये सबसे बड़ा उपभाग है ब्रेन का। अब मैं आपको अगली स्लाइड में ये बताने वाला हूं कि थैलेमस कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस कहाँ होता है, मिड ब्रेन की लोकेशन क्या है, सेरेब्रम की लोकेशन क्या है, पोन्स वेरोलाई की लोकेशन क्या है, मेडुला ओब्लांगाटा की लोकेशन क्या है, और बेटा सेरेबेलम की लोकेशन क्या है। इतनी बात क्लियर है। और जो सेरेबेलम होता है बेटा, मैं आपको बता दूं, ये सबसे छोटा उपभाग होता है ब्रेन का। ये सबसे छोटा उपभाग है बेटा ब्रेन का। इसे छोटा दिमाग भी कहा जाता है, ट्री ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। आगे हम आपको बताएंगे। पूरे ब्रेन का 2/3 भाग होता है। सबसे महत्वपूर्ण भाग भी यही होता है बेटा आपके ब्रेन का। तो ये सारी चीजों के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। पहले बताओ, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? अगर आ गई है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? एक बार और बता देता हूं। देखिए, जो आपका ब्रेन होता है, जो आपका मस्तिष्क होता है, वो 3 भागों में बटा हुआ होता है। सबसे आगे वाला जो होता है उसे फोर ब्रेन या अग्र मस्तिष्क कहा जाता है। जो बीच वाला होता है उसे मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क कहा जाता है। और जो सबसे पिछला होता है उसे हिंड ब्रेन या पश्च मस्तिष्क कहा जाता है। सबसे बड़ा भाग कौन सा है? फोर ब्रेन, आगे वाला। बीच वाला जो होता है वो बेटा सबसे छोटा भाग होता है। अब ये जो अग्र मस्तिष्क होता है, सबसे आगे वाला भाग होता है, इसके भी 3 उपभाग होते हैं। पहला होता है थैलेमस, दूसरा होता है हाइपोथैलेमस, तीसरा होता है सेरेब्रम, जिसे आप प्रमस्तिष्क कहते हो। और ये जो प्रमस्तिष्क होता है ये बेटा सबसे बड़ा उपभाग है। किसका? आपके ब्रेन का। मिड ब्रेन का कोई भी उपभाग नहीं होता है, लेकिन जो हिंड ब्रेन होता है बेटा, इस हिंड ब्रेन के भी 3 उपभाग होते हैं। एक पोन्स वेरोलाई, एक मेडुला ओब्लांगाटा और एक सेरेबेलम, से अनुमस्तिष्क कहा जाता है। और ये जो अनुमस्तिष्क होता है बेटा, ये आपके ब्रेन का सबसे छोटा उपभाग होता है। याद रहे बेटा, इनके बारे में आपको डिटेल में भी पढ़ाने वाला हूँ। ये तो सिर्फ मैंने आपको बताया है कि ब्रेन के ये भाग होते हैं। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता है, उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल आसान भाषा में। अब तक गाइज मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा दिए हैं। बहुत सारे चैप्टरों के एमसीक्यू क्वेश्चन भी करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं भैया। अब बेटा, अब हम डायग्राम की सहायता से ये देखेंगे कि भैया ब्रेन का कौन कौन सा पार्ट कहाँ पर उपस्थित होता है। देखिए, ज़्यादा डिटेल में हमें जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी एग्जाम में डायग्राम से क्वेश्चन आते नहीं हैं। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उसे मैं बेटा भली भाली अच्छे से जानता हूँ, और वही चीज़ मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। चाहे आप चैप्टर पढ़ने के बाद में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देख लेना बेटा, आपको गारंटी है कुछ न कुछ बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आएगा। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आएगा। जहाँ तक बेटा 100 में से आप 95% उन सभी क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हो। और एक टीचर, उसका यही फर्ज बनता है कि जो भी पढ़ाए आपको सटीक पढ़ाए, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वैसे तो पढ़ाई का कोई अंत नहीं है, आपको आपके सिलेबस को देखते हुए ही पढ़ना है, ताकि आप आपके एग्जाम में क्वेश्चन कर सकें। इतनी बात क्लियर है? अब बेटा, ब्रेन के भागों के बारे में हम डिटेल में यानी कि डायग्राम की सहायता से जानते हैं। देखिए, ये रहा आपका ब्रेन यानी कि मस्तिष्क। ठीक है भैया। आपका जो ब्रेन होता है उसका जो आकार होता है बेटा, वो अखरोट के समान होता है। अखरोट खाया है आपने कभी? अगर नहीं खाया है तो गूगल पर सर्च करके देख लेना। अखरोट का जो शेप होता है, ठीक उसी तरीके से ही आपका जो ब्रेन होता है उसका शेप होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके का आपको ऊपर वाला भाग दिखाई देता है। और ये जो ऊपर वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये ऊपर वाला भाग होता है बेटा सेरेब्रम। मैंने आपको बताया था कि जो सेरेब्रम होता है, जो प्रमस्तिष्क होता है, ये पूरे ब्रेन का 2/3 भाग होता है, यानी कि सबसे बड़ा उपभाग होता है। अगर पूरा ब्रेन 3 है तो उसमें से 2 भाग तो सिर्फ बेटा ये सेरेब्रम का होता है।
और इसके बिल्कुल मध्य में यहाँ पर इस जगह पर बेटा थैलेमस और बेटा हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है। अब डिटेल में आपको जानना नहीं है कि एक्चुअली में कहाँ होता है, क्योंकि मैंने आपको जैसे कि शुरुआत में बताया है कि भैया हमारी एग्जाम में डायग्राम से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, मैं आपको सिर्फ इनकी लोकेशन बता रहा हूँ कि एक्चुअली में यहाँ पर उपस्थित होते हैं। यानी कि आपको एक फूल के समान जो संरचना दिखाई दे रही है, इसमें आपका फोरब्रेन उपस्थित होता है, यानी कि आगे वाला भाग फोरब्रेन, यानी कि आपका अग्र मस्तिष्क वाला जो भाग होता है, ये फूल के समान आपको ये जो संरचना दिखाई दे रही है इसमें उपस्थित होता है। उसके बाद में यहाँ पर ही बेटा कुछ इस तरीके से आपका मिड ब्रेन होता है। ये क्या है बेटा, ये आपका मिड ब्रेन है, यानी कि ये आपका मध्य मस्तिष्क होता है, ये आपका मध्य मस्तिष्क होता है। और अग्र मस्तिष्क के ये तीन उपभाग हो गए, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मैं आपको बता दूं बेटा, जो आपका हिंड ब्रेन होता है, यानी कि सबसे जो पिछला भाग होता है ब्रेन का, उसके भी तीन उपभाग होते हैं। एक होता है बेटा पोन्स वेरोलाई, मैंने पिछली स्लाइड में बताया था, पोन्स वेरोलाई, पोन्स वेरोलाई। दूसरा होता है मेडुला ओब्लांगाटा, एमओ, मैं लिख देता हूं यहां पर भी, मेडुला ओब्लोनगाटा। और तीसरा होता है भैया सेरेबेलम, अनुमस्तिष्क कहा जाता है। ये तीन उपभाग होते हैं। तो फूल के समान जो संरचना दिखाई दे रही है बेटा, ये आपको फोर ब्रेन की यानी कि अग्र मस्तिष्क की दिखाई देती है। इसके जस्ट नीचे आपका मिड ब्रेन होता है, यानी कि मध्य मस्तिष्क होता है। और सबसे पीछे की ओर बेटा आपको इस तरीके से जो संरचना दिखाई देती है, याद रखना, ये है पोन्स वेरोलाई, ये होता है बेटा पोन्स वेरोलाई। इतनी बात क्लियर है। और इसके जस्ट नीचे आपका क्या होता है, इसके जस्ट नीचे होता है बेटा आपका ये मेडुला ओब्लांगाटा, नहीं, हाँ, ये मेडुला ओब्लांगाटा होता है। अब मैं मिटा देता हूँ भाई, हिंड ब्रेन के तीन भाग होते हैं, पोन्स वेरोलाई, मेडुला ओब्लांगाटा और सेरेबेलम। तो मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो ऊपर फूल में आपको क्या दिखाई दे रहा है, फोरब्रेन, और फोरब्रेन के पार्ट दिखाई देते हैं सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम मैंने आपको बताया है कि पूरे ब्रेन का 2/3 भाग होता है, यानी कि पूरा ब्रेन अगर 3 है तो उसमें से 2 भाग तो सिर्फ सेरेब्रम को होता है। थैलेमस और हाइपोथैलेमस छोटे छोटे होते हैं, जो कि यहाँ पर होते हैं इस जगह पर, ठीक है, दोनों ही पास पास में होते हैं। इसके जस्ट नीचे होता है आपका मिड ब्रेन, से मध्य मस्तिष्क कहा जाता है। और मध्य मस्तिष्क के जस्ट नीचे शुरुआत हो जाती है हिंड ब्रेन की। जो मध्य मस्तिष्क के जस्ट नीचे आपको जो संरचना दिखाई दे रही है, ये वाले, ये है पोन्स वेरोलाई, और उसके जस्ट नीचे होता है बेटा आपका मेडुला ओब्लांगाटा। इतनी बात क्लियर है। और यहाँ पर आपको पेड़ के पत्ते के समान एक संरचना दिखाई देती है। ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है बेटा, ये होता है आपका सेरेबेलम, यानी कि अनुमस्तिष्क। और आप सभी को पता है बेटा, ये हमारा फोरब्रेन हो गया, ये मिड ब्रेन हो गया, लेकिन ये पार्ट कौन सा है, पोन्स वेरोलाई, ये वाला पार्ट कौन सा है, मेडुला ओब्लांगाटा, ये वाला पार्ट कौन सा है, सेरेबेलम। और ये तीनों पार्ट मिलकर ही बेटा हिंड ब्रेन का निर्माण करते हैं, यानी कि पश्च मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। कौन कौन से, पोन्स वेरोलाई, मेडुला ओब्लांगाटा और सेरेबेलम। तो ये तीनों मिलकर हिंड ब्रेन का निर्माण करते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपके ब्रेन की संरचना होती है। लेकिन बेटा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से ब्रेन का कौन कौन सा पार्ट मिलकर के बेटा ब्रेन स्टेम का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ब्रेन स्टेम का। ब्रेन स्टेम ये होती है बेटा मस्तिष्क की पूंछ। अब भैया मस्तिष्क की पूंछ का निर्माण ब्रेन के कौन कौन से भाग करते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ये मेडुला ओब्लांगाटा को बेटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से। तो ये वाला भाग कौन सा आपका MO है, यानी कि मेडुला ओब्लांगाटा है, समझ लेना आप, ठीक है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ब्रेन स्टेम का निर्माण ब्रेन के कौन कौन से पार्ट करते हैं, यानी कि मस्तिष्क की पूंछ का निर्माण ब्रेन के कौन कौन से पार्ट करें। अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, तो ये जो तीनों पार्ट है, ये तीनों पार्ट कौन कौन सा, एक मिड ब्रेन, एक हिंड ब्रेन का ये पोन्स वेरोलाई वाला भाग, और एक नीचे नीचे वाला भाग ये मेडुला ओब्लांगाटा वाला भाग।
ये तीनों मिलकर के बेटा जैसे पूंछ होती है, उस पूंछ के समान आपको संरचना दिखाई दे रही है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रेन स्टेम में ब्रेन के कौन कौन से पार्ट सम्मिलित होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो ये है, यानी कि एक होता है मिड ब्रेन, दूसरा कौन सा है, पोन्स वेरोलाई, पोन्स वेरोलाई, और तीसरा होता है मेडुला ओब्लांगाटा, तीसरा होता है मेडुला ओब्लोनगाटा। याद रखना बेटा, मिड ब्रेन का कोई उपभाग नहीं होता है, और ये जो दोनों पार्ट है, ये दोनों के दोनों ही पार्ट बेटा हिंड ब्रेन के हैं। ब्रेन की जो पूंछ होती है बेटा, ब्रेन स्टेम जो होती है, उसमें अग्र मस्तिष्क का यानी कि फोर ब्रेन का कोई भी भाग सम्मिलित नहीं होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसमें सिर्फ आपका मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क सम्मिलित होता है, और आपका हिंड ब्रेन यानी कि जो पश्च मस्तिष्क होता है, जो पश्च मस्तिष्क होता है, ये पश्च मस्तिष्क सम्मिलित होता है। और पश्च मस्तिष्क के भी कौन से भाग सम्मिलित होते हैं, सिर्फ पोन्स वेरोलाई और मेडुला ओब्लांगाटा, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एमओबी कहा जाता है। ये जो सेरेबेलम वाला भाग है बेटा, ये आप देख सकते हो, ये अलग है, जिसकी संरचना पेड़ के पत्ते के समान आपको दिखाई दे रही है। ये वाला भाग इस ब्रेन स्टेम में सम्मिलित नहीं है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और यहाँ से ही बेटा क्वेश्चन घुमा घुमा कर आपसे 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निम्न में से ब्रेन की जो पूंछ होती है, उसमें ब्रेन के कौन से भाग का कोई भी पार्ट शामिल नहीं होता है। तो आपका जो फोर ब्रेन है, इसका कोई सा भी भाग सम्मिलित नहीं होता है। कौन कौन से भाग सम्मिलित होते हैं, तो मिड ब्रेन होता है पूरा शामिल, और हिंड ब्रेन के 2 पार्ट सम्मिलित होते हैं। आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ब्रेन की पूंछ होती है, उसमें जो पश्च मस्तिष्क होता है, जो हिंड ब्रेन होता है, उसका कौन सा भाग सम्मिलित नहीं होता है। तो बेटा याद रखना है, सेरेबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क वाला भाग सम्मिलित नहीं होता है। आप देख सकते हो, ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये जो आपको पूंछ के समान जो संरचना दिखाई दे रही है, यही होती है आपकी ब्रेन स्टेम, जिसे आप मस्तिष्क की पूंछ कहते हो। इतनी बात क्लियर है। और बेटा यहाँ से ही बिल्कुल बीचों बीच होकर के ये नस निकली हुई रहती है। कौन सी नस निकली हुई रहती है, ये बेटा स्पाइनल कॉर्ड निकली हुई रहती है। स्पाइनल कॉर्ड को कहा जाता है बेटा मेरुरज्जु, जो मैंने आपको पिछले डायग्राम में बताई थी। और इसके चारों ओर क्या होता है, तो इसके चारों ओर बेटा रीढ़ की हड्डी होती है, यानी कि बैकबोन होती है। इस स्पाइनल कॉर्ड की लंबाई लगभग 40 से 45 सेंटीमीटर होती है, और ये हमारी कमर तक आती रहती है, कमर तक आती है। और इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए बैकबोन जो होती है, हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, ये इसे सुरक्षा प्रदान करती है। बोलो क्या आज की क्लास में मजा आया। जितनी भी सारी की सारी ही चीजें थी बेटा, सारी की सारी ही चीजें आपको समझाने वाली बात थी। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया कि ब्रेन के कौन कौन से पार्ट होते हैं। एक्चुअली में हमारा ब्रेन उपस्थित कहाँ होता है, एक्चुअली में हमारे स्पाइनल कॉर्ड जो मेरुरज्जु होती है, वो कहाँ उपस्थित होती है, इसे कौन सुरक्षा प्रदान करता है, इसकी लंबाई कितनी होती है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो अब तक हमने इस नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में क्या क्या जाना है, मैं आपको फिर रिवीजन करवा देता हूँ। नर्वस सिस्टम एक्चुअली में होता क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे मिलकर के बना होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्चुअली में है क्या, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में जाना, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के बारे में जाना। हमें डिटेल में पढ़ना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसलिए मैंने आपको डायग्राम की सहायता से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में डिटेल में समझाया है। ब्रेन के पार्ट जाने, ब्रेन के बारे में जाना, ब्रेन के भागों के बारे में जाना। तो ऐसे ही अगर आपको वीडियो समझ में आती है बेटा, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। अगर आपको वास्तविकता में लगता है कि अच्छा कंटेंट उपलब्ध किया जा रहा है, तो एक छोटा सा कमेंट कर देना। और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। इतनी बात क्लियर है। तो अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है बेटा, तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको ये जो सारा डाउट है, वो सारा का सारा ही क्लियर हो जाएगा। कोई परेशानी आता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आज यहीं तक रखते हैं, आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।